प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, हम 12th क्लास की फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 10th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वैसे यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा जो चैप्टर जाएगा वो दूसरा जाएगा हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा जो बच्चों चैप्टर जाएगा आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 जाएगा तरंग प्रकाश की, ठीक है। इसका जो बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर चलने वाला है, लेक्चर नंबर बच्चों आज हमारा चलेगा 3, ठीक है। इससे पहले हमारे बच्चों 2 लेक्चर हो चुके थे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं जो हमारे बच्चों 2 लेक्चर पहले हुए थे। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हमने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करी थी। और जो लेक्चर नंबर 2 था बच्चों हमारा, उसमें व्यतिकरण के बारे में आपको बताया गया था। इसमें हमारा संपोषी व्यतिकरण हो गया था, विनाशी व्यतिकरण हो गया था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ते हैं। 3 में देखते हैं जो बच्चों आज का हमारा टॉपिक जाएगा पहला, वो जाएगा आपका यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग, है ना। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या एक्सपेरिमेंट उसने बताया। यहाँ पे ना एक बच्चों एक प्रकाश स्रोत ले लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे ऐसा आपके पास में कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ पे एक पर्दा रखा हुआ है, तो इससे प्रकाश तरंगे चलती है तरंगों के रूप में। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक क्यू पर्दा अलग से होगा, ठीक है। पहला पर्दा आपके पास पी है और एस आपके पास में एक स्रोत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सन 1801 में लंदन के वैज्ञानिक सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को अपने दिग रेखा छिद्र प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया, ठीक है। इसमें बच्चों उन्होंने क्या बताया, देख लेते हैं बच्चों। इसमें एक पर्दा पी आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका नजर आ रहा होगा, ठीक है। जिससे एक रेखा छिद्र एस है, यानी कि एक ऐसा स्रोत जो रेखा के रूप में हो, एस यहाँ पर आपको दिखा रखा है रेखा छिद्र प्रयोग आपका। पर्दा पी के आगे कुछ दूरी पर एक अन्य पर्दा क्यू रखा हुआ है। क्यू पर्दा बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला रखा हुआ है, ठीक है। जिसके पास पास 2 रेखा छिद्र S1 व S2, जिसके पास पास 2 रेखा छिद्र यहाँ पे, इससे आगे चल के S1 आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, और S2 आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों ये वाला, ठीक है। तो जब प्रकाश तरंगे यहाँ से चलती है तरंगों के रूप में, तो यहाँ से एक नई तरंग का स्रोत कार्य करता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार, कि जब भी प्रकाश किसी माध्यम से टकराता है तो वहां से नई तरंग स्रोत निकलते हैं जो पहली तरंग के स्पीड से, पहली तरंग की चाल से ही गति करती है, जिसको हम यहाँ पे द्वितीयक तरंगिका बच्चों कहते हैं, ठीक है। पहले रेखा छिद्र एस की सीध में ना होकर ऊपर नीचे होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर नीचे हैं, और दूसरा साथ में ये डिस्टेंस जो आपके पास में, दोनों की डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल बच्चों रहने वाली है। पर्दे क्यू बराबर दूरी पर स्थित है। पर्दे क्यू के आगे तीसरा पर्दा आर स्थित होता है। ये बच्चा आप देख पाएंगे यहाँ पे तीसरा पर्दा आर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जब पर्दे P के बाईं ओर रेखा छिद्र S पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे R पर समान चौड़ाई की दीप्त यानी कि ब्राइट, है ना, दीप्त यानी कि चमकीली, और अदीप्त यानी कि डार्क पट्टियां नजर आती हैं, ठीक है। बैंड बनते हैं यहाँ पे, एकांतग्राम बनते हैं, एक चमकीला, फिर उसके बाद अंधेरा, फिर से एक चमकीला प्रकाश, फिर अंधेरा छा जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे बोलते हैं दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है। चित्र 12 में इन्हें क्रम से बी व डी से दिखाया गया। बी यानी कि ब्राइट चला जाएगा आपका दीप्त फ्रिंज, ठीक है, और डी यानी कि डार्क फ्रिंज आपके बन जाएगी, अदीप्त फ्रिंज बन जाएगी, ठीक है। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। चित्र 13 में आपको यहाँ दिखा रखा है। सभी दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों से बना जो चित्र आपको पर्दे पर दिखाई देता है उसे व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं, ठीक है। आपको बच्चों बात समझ में आ पा रही है। तो जैसे यहाँ पे तरंगे चलती है ना बच्चों, यहाँ पर ये वाली, जैसे ये तरंग ये वाली चलती है यहाँ पे, इस तरीके से जो तरंगे चलती हैं, ठीक है, इस तरीके से जो तरंग यहाँ चलेंगी। दूसरा यहाँ पे अगर देखें तो ये तरंगे कुछ इस तरीके से चलती हैं, यहाँ से इस तरीके से चलेंगी, ठीक है। तो ये जो काटती है ना, एक दूसरे को काटती हुई जो जाती है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो गोले बनने में, तो उनको मिलाते हुए सामने जो मिलता है आपको, वो क्या मिलती है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ब्राइट फ्रिंज किस तरीके से मिलेगी, अगर आपके पास में मान लेते हैं कि 2 तरंग इस तरीके से चल रही है, ठीक है, इस तरीके से 2 तरंग चल रही है आपके पास में, ठीक है ना। तो जब इनका आपका ये वाला पॉइंट इसका एक साथ, जब ये समान कला में होती है ना, तो एक साथ मिनिमम होंगी बच्चों, और एक साथ आपकी अधिकतम होगी। तो जो अधिकतम होती है वहां से व्यतिकरण से आपको एक नई तरंग की तीव्रता मिलती है, और वो भी आयाम के साथ में आयाम उसका बढ़ जाता है व्यतिकरण के माध्यम से। चूंकि आप बच्चों पीछे पढ़ चुके होंगे कि y बराबर आपका होता है अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार y बराबर y प्लस y2, ठीक है। इस नियम के अनुसार
जब समान कला में दो तरंगे आगे बढ़ती हैं तो उनके एक साथ कला भी जब समान होती है तो ऊपर का जब हिस्सा मिलता है तो वो तरंग आपकी उस जगह पर एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न करती है, और एक साथ जब मिनिमम होती है यहाँ पे डार्कनेस आपकी बन जाती है, एक साथ अंधेरा आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको देख सकते हैं जो लाइनें क्रॉस कर रखी है हमने यहाँ पर, उन लाइनों के माध्यम से यहाँ पे दिखा रखा है कि ये अदीप्त होंगी, और जो आपका व्हाइट वाला हिस्सा है यहाँ पे आपका बच्चों, ये व्हाइट वाला हिस्सा जो है उसको आपको दिखा रखा है ये आपकी दीप्त फ्रिंजें होंगी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को बच्चों फाइंड किया जाएगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे देखिए फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए एक व्यंजक, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका। ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम में आपका काफी बार आया हुआ है, और आपको मैं दिखा दूं कि बोर्ड के एग्जाम में ये कितनी बार पूछा गया जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है ये वाला। ठीक है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो समांतर स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा पर्दे के बीच की दूरी स्मॉल कैपिटल डी है, तो आपको ये निकालना होगा W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो अगर आप देखें बच्चों तो बोर्ड के एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन लैंग्वेज को बदल बदल के आपसे पूछा गया है। ठीक है, 14 में 18 में 20 में 13 18 20 12 14 17 21 16 19 20 20 है ना। तो मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि ये सवाल आपका, ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के एग्जाम में आपका हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आपके बोर्ड में नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि इसको हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। तो इसमें बच्चों देख लेते हैं कि दो कर्मागत दीप्त है ना, वे दो कर्मागत अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई मतलब जिस तरीके से अभी आप यहाँ पे देख पाए होंगे बच्चों, पीछे हमने दिखाया था आपको कि ये वाली ब्राइट होगी और ये वाली ब्राइट होगी, तो दो कर्मागत, एक पहली पट्टी ये वाली और दूसरी पट्टी ये वाली है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ये वाली है यही फ्रिंज चौड़ाई है, जिसको बच्चों यहाँ पे W से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों फिर कैसे निकालते हैं इसको। यंग के प्रयोग में किन्हीं दो कर्मागत दीप्त अथवा दो कर्मागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई है, फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है उसी को यहाँ पर कहते हैं बच्चों फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि माना आपके पास में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है S है, उसके आगे एक पर्दा रखा हुआ है S1 S2, जिसके स्लिट के बीच की जो दूरी है बच्चों वो स्मॉल d दिखा रखी है, और यहाँ पे सामने एक पॉइंट हमने बच्चों P कंसिडर कर लिया है। ठीक है, एक पॉइंट बच्चों P कंसिडर कर लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे S एक रेखा चित्र है जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है, S के समांतर तथा इसके बराबर दूरी पर S1 S2 एक दूसरे के समीप दो रेखा चित्र, यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो इक्वल रहेगी S1 और S2 की। ठीक है, समीप दो रेखा चित्र हैं, चूंकि S1 है ना, S1 और S2 ठीक दूरियां बराबर है, S से चलने वाला प्रकाश तरंग S1 व S2 पर समान कला में पहुंचता है। जब दूरियां समान होंगी तो समान कला में पहुंचेगा। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के परस्पर अध्यारोपण के फलस्वरूप दूर स्थित पर्दे पर पर्दा जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बच्चों यहाँ पे ये वाला, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये वाला पर्दा, ठीक है, पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब फ्रिंजें प्राप्त करने के लिए बच्चों क्या करना, क्या कि जैसे यहाँ पे आप देखें कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत आपका S है बच्चों यहाँ से, तो S से S1 की दूरी और S2 की दूरी बिल्कुल बराबर होगी, और इसके सामने तीसरा पर्दा हमने यहाँ पे ले लिया है। इस पर्दे को चाहे आप नाम दे सकते हैं M कह सकते हैं। ठीक है, तो S1 से जब प्रकाश चलता है, मान लेते हैं कि पॉइंट P पर चलेगा, तो पॉइंट P पर कुछ तरह इस तरीके से ये प्रकाश पहुंच रहा होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से देख लेते हैं बच्चों ये दूसरा प्रकाश आपका S2 से, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पहुंच रहा होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, देख सकते हैं कि इस पॉइंट P पर पहुंचने के लिए S2 से प्रकाश स्रोत को ज्यादा चलना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर यहाँ पे एक लंब डाल दिया जाता है बच्चों, यहाँ पे एक लंब डाल दिया जाता है ये वाला। ठीक है, तो ये जो दूरी आपके निकल के आती है ये वाली है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, ये पॉइंट आपके सामने A लिख रखा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो S2A होगा वो एक नया पथ होगा, यानी कि ये एक्स्ट्रा चलेगी दूरी होगी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि S2A पथ होगा, यानी कि पथांतर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। S2A दूरी, इसको S1 से पॉइंट P तक पहुंचने में जो दूरी चलनी पड़ेगी वो S2A से ज्यादा चलनी पड़ेगी। ठीक है,
तो उस तरीके से बच्चों यहाँ पर निकाला जाएगा। आगे देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाए बच्चों यहाँ पे कि इन दोनों के मध्य बिंदु पॉइंट सी होगा, ठीक है, और यहाँ से इस पे एक लंब डाल दी यहाँ पे, तो S2A आपका नया पथ का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें बच्चों तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि दिख रहेगा चित्र प्रयोग में S1 S2, यानी कि S1 S2 का जो मध्य बिंदु है बच्चों वो C है, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है बच्चों, वो C होगा, ठीक है। लंब अर्धक CO, CO, C से लेके O तक के बीच की जो दूरी है आपकी, C से O तक की जो दूरी आपकी दिखाई दे रही होगी CO, ठीक है, पर मिलता है पर्दे पर O से X दूरी पर कोई X दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। O से X दूरी पर अगर आप देखें बच्चों तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास ये दूरी होगी यहाँ से C से लेके P तक की, वो दूरी आपको दिखा रखी X, ठीक है। पर्दे पर सॉरी यहाँ से ये जो दूरी आपको दिखा रखी है X, O से लेकर पॉइंट P तक एक पर्दे की जो दूरी दिखा रखी है बच्चों वो X है, पर कोई बिंदु P है जहां पर कोई व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होती है। अब वो फ्रिंज आपकी दीप्त और अदीप्त कोई सी भी हो सकती है, फिलहाल हम यहाँ पे दीप्त मान के चलेंगे, ठीक है। तो चित्र 14 से स्पष्ट है कि चित्र आपका जो 14 यहाँ पे दिखा रखा है बच्चों। अब वैसे आपको बता दूं मैं कि आपको जो यहाँ पे थ्योरी दी जा रही है बच्चों, एक तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से विद्या प्रकाशन की जो टेक्स्ट बुक है उसको आप ले सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर ऐसी ही लैंग्वेज लिखी मिल जाएगी, तो जिससे आपको लिखने में समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे। S1 व S2 से चलने वाली प्रकाश तरंगे पॉइंट P पर तक पहुंचने में अलग अलग दूरियां, यानी कि S1P, ठीक है, ये वाली जो दूरी होगी बच्चों वो S1P हो जाएगी, ये वाली जो दूरी होगी, ठीक है। और S2P, ये वाली जो दूरी S2P, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी तय करती है इनके बीच पथांतर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों पथांतर जो आपका निकल के आएगा यहाँ से जो पथांतर निकल के आएगा आपका, ये वाला, ठीक है, S2P, ठीक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि S2P माइनस S1P इजिकल टू आपको हो जाएगा S2A, ये जो डिस्टेंस होगी S2A वाली, ठीक है, ये आपका नया पथांतर होगा, पथ का अंतर होगा, जहां S1 से रेखा S2P पर लंब S1A डाला गया है। स्पष्ट है कि S1 S2 दूरी CO की तुलना में बहुत छोटी है। मतलब कौन सी डिस्टेंस बच्चों, अगर हम बात करें, हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो S1 S2 है वो CO के मुकाबले, CO यानी कि ये जो पॉइंट आपके पास C था, C से लेके O तक के बीच की जो दूरी है उसके मुकाबले बहुत दूरी कम रहेगी, अति सूक्ष्म दूरी रहेगी। अतः S1A से CP पर डाला गया लंब भी माना जा सकता है, ठीक है। रेखा S1 S2 रेखा CO पर तथा S1A रेखा CP पर अभिलंब होगा, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पर कह सकते हैं चूंकि रेखा CO CP के मध्य बिंदु मध्य कोण थीटा पर है, इसलिए रेखा S1 S2 व S1A के मध्य भी कोण थीटा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों ये जो कोण आप देख पा रहे होंगे, कौन सा वाला कोण आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, पहला तो हम यहाँ पर दिखा दें आपको कि एंगल जो आपको दिखा रखा है पहले हम जाएंगे S2 यानी कि ये वाला, ठीक है, फिर जाएंगे हम S1 से S ये वाला। तो अब अगर आप देखें बच्चों तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एंगल आपका होगा वो थीटा होगा। दूसरा हमने दिखाया कि कोण PCO का मतलब यहाँ पे PCO, ये कोण भी बच्चों आपका थीटा होगा, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो जब ये कोण बच्चों आपस में बराबर होंगे तो देखिए आगे क्या होगा। तो जब ये कोण आपस में बच्चों बराबर होंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कौन सा जाएगा यहाँ पे, S1 S2A, यानी कि समकोण का मतलब चूंकि ये इस पर लंब है, ठीक है, इसलिए बच्चों आपका ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो ट्रायंगल होगा आपका वो समकोण बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज में हम ये जानते हैं बच्चों कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होगी यानी कि ये जो होगी वो क्या बन जाएगी आपकी
समकोण के सामने भुजा बन जाएगी आपकी कर्ण, और थीटा के सामने भुजा बन जाती है आपकी बच्चों लंब। ठीक है, तो त्रिभुज पीसीओ, पीसीओ समकोणीय यानी कि समकोणीय यानी समान कोण है आपके। ठीक है, अब समकोणीय जब होते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, इसलिए समरूप त्रिभुज के गुण यानी कि समरूप त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो आसन भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो संगत आसन भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल, चूंकि इसमें अगर आप देखें बच्चों, इसमें अगर आप देखें तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये 90 डिग्री है और ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो जब दो कोण बराबर हो जाते हैं किसी त्रिभुज के, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और जब तीनों कोण बराबर हो जाते हैं इसलिए हम बोलते हैं बच्चों समकोणीय, है ना, समान कोणीय यानी कि समान कोण रखने वाला कैसा त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी भुजाओं का अनुपात भी बच्चों आपस में बराबर रहा होगा। अब देखें यहाँ पर ये जो भुजा आपके निकल कर आती हैं S2A, S2A ये वाली, ठीक है, अपॉन में S1 S2 बराबर क्या होगा बच्चों आपका OP, O से लेके P तक डिस्टेंस ये वाली। ठीक है, और बटे में CP, CP जो पर्दे की उसकी दूरी आपको दिखा रखी है बच्चों वो कैपिटल D दिखा रखी है। ठीक है, अब इसकी अगर वैल्यू की देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो जो CO होगा आपका वो S1 S2 की तुलना में बहुत बड़ी है, अतः CP को CO कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, CP जो आपकी डिस्टेंस ये वाली है इसको हम CO कंसिडर करके चल लेंगे। तो जब CO कंसिडर कर लेंगे तो CP की जगह बच्चों हम यहाँ पर रख देंगे CO। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अगर निकालें S2A तो वैसे देख सकते हैं कि S2A अपॉन में S1 S2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली D। ठीक है, OP की वैल्यू x है और नीचे CO की वैल्यू D है। तो यहां से बच्चों हम निकाल सकते हैं जो आपके आया ना ये पथांतर, पथांतर S2A बराबर आपका आ जाएगा x D अपॉन कैपिटल D। ये आपका बच्चों पथांतर निकल कर आ जाएगा, यानी कि पथ का अंतर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर यहां तक क्लियर हो जाता है तो आगे चल लेते हैं। अब जब ये बात क्लियर हो जाती है बच्चों यहां से हमारी, तो देखिए दीप्त फ्रिंज अगर हमें प्राप्त करनी तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रेक्षण बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनने के लिए समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त क्या थी बच्चों की पॉइंट P पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच जो पथांतर होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए या तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज यानी कि 0 लैम्डा 2 लैम्डा इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पथांतर आपका जाएगा बच्चों वो S2A m लैम्डा और m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 1 2 3 इस तरीके से जब रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अभी हमारा बच्चों पीछे जो पथांतर निकल कर आया था अभी आपको याद होगा S2A की जो वैल्यू निकल कर आई थी वो क्या आई थी बच्चों, वहां पे निकल के S2A इजिकल टू आपका आ गया था एक्स डी अपॉन में कैपिटल D। तो यहां पर अगर बच्चों m डाल दिया जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्स डी अपॉन कैपिटल D बराबर m लैम्डा, यानी कि यहां से अगर बच्चों देखा जाए तो अगर मेरे को यहाँ पे x निकालना हो कि उसकी दूरी कितनी होगी तो x बराबर क्या कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये वाले पथांतर की तो है यानी कि m लैम्डा। अगर इसकी जगह बच्चों यहाँ पे देखिए इसकी जगह बच्चों यहाँ पे m लैम्डा रख लिया जाएगा, यहाँ पे एक्स डी अपॉन में कैपिटल D। तो यहाँ से अगर x को निकाला जाए तो आपका जाएगा m लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। ठीक है, तो पहली फ्रिंज की स्थिति प्राप्त करने के लिए पॉइंट O से केंद्रीय फ्रिंज बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो क्या रखा जाएगा यहाँ पे m की वैल्यू रखी जाएगी, तो आपका जाएगा mx बराबर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका क्वेश्चन करने में मदद करेगा, x बराबर m लैम्डा d कैपिटल D अपॉन लैम्डा अपॉन में स्मॉल d। स्मॉल d क्या है, स्लिट के बीच की दूरी, कैपिटल D क्या है पर्दे के बीच की दूरी और पर्दे की स्लिट से दूरी, और लैम्डा क्या है तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश आप इस्तेमाल करेंगे उसकी तरंग दैर्घ्य कि आपने कितनी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इसमें इस्तेमाल किया है। यह सूत्र पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज O से दीप्त फ्रिंज की स्थिति यानी कि प्रदर्शित करता है, दूरी को बताता है। इस सूत्र में m को फ्रिंज क्रम है ना, फ्रिंज ऑर्डर कहते हैं। इसमें m बराबर 0 रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज जैसे शून्य है, क्रम फ्रिंज भी के लिए 0 ऑर्डर फ्रिंज कहते हैं। इस स्थिति में m बराबर 1 जब रखेंगे बच्चों आप यहाँ पे तो आपको प्रथम दीप्त फ्रिंज, और जब 2 रखेंगे तो आपको द्वितीय दीप्त फ्रिंज आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से अगर आपसे बोला जाता है कि तीसरी दीप्त फ्रिंज निकालिए तो m का मान यहाँ पे बच्चों 3 रखा जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप बच्चों यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, अगर अब बच्चों आपको बोला जाए अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति में क्या होता है बच्चों, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति में यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो चाहे पॉइंट पी पर, ठीक है। और विनाशी व्यतिकरण पहुंचने के लिए जो इसका पथांतर था बच्चों वो क्या होना चाहिए था, λ/2, 3λ/2, 5λ/2। तो इस तरीके से एक जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पथांतर होना चाहिए वो 2m-1 इंटू λ/2 होना चाहिए, जहां पर m का मान जैसे ही 1 रखें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 की गुना करेंगे इसमें तो आपका बन जाएगा यहाँ पे m बराबर 1 रखने पर λ/2, यानी कि पहले फ्रिंज का पथांतर निकल का जाएगा। तो उस तरीके से जब वैल्यू को निकाला जाएगा यहाँ से तो आपकी वैल्यू निकल के ये वाली फॉर्मूले की आ जाएगी। ठीक है, अब जब इसको अलग अलग इसमें रखा जाएगा तो अब यहाँ से इसको कह सकते हैं बच्चों x बराबर m-1/2 लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी, इसको ऐसा भी इस्तेमाल बच्चों हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो आप इसको लिख लेंगे 2m-1/2 इंटू में लेमडा डी अपॉन में, है ना, इस तरीके से लिख लेंगे जो कि वैल्यू आपने यहाँ लिख रखी है। ठीक है, सूत्र पर केंद्रीय फ्रिंज O से अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को व्यक्त करता है। सूत्र में m को फ्रिंज क्रम कहते हैं, और जैसे आप 1 रखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रथम अदीप्त की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, और जैसे 2 रखेंगे तो आपको दूसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बच्चों यहाँ पे प्राप्त होगी। ठीक, चलिए अगर ये बात क्लियर हो जाती है आपको, तो यहाँ पे फ्रिंज की अगर चौड़ाई निकालनी हो बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी हो तो पहली जैसे दीप्त आपने फ्रिंज निकाली, ये जैसे पहली दीप्त फ्रिंज आपकी है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे m मान के चलते हैं तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी बच्चों आपकी m लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी, और ये दूसरी अदीप्त फ्रिंज होगी। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे m+1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा m+1 लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी। तो अब फ्रिंज की जो चौड़ाई निकालनी है दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, यानी कि पहली फ्रिंज आपकी ये वाली है ना, दीप्त की बात कर रहे हैं बच्चों, तो पहली दीप्त आपकी ये वाली, ये जो दीप्त आपकी वाली है, दूसरी दीप्त आपकी ये वाली, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस ये वाली है ना, ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, इसी को बच्चों यहाँ पे बोला जाएगा फ्रिंज चौड़ाई, है ना, जिसको रिप्रेजेंट यहाँ पे बच्चों किया जाता है W से। W बराबर का आएगा लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी, वैल्यू निकल के यहाँ पे आपकी आ जाती है। तो देखिए केंद्रीय फ्रिंज O से जो दूरी आपकी xm और xm+1 के लिए दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालते हैं। तो दीप्त के लिए बच्चों xm बराबर यहाँ पे आपका ये वाला आ गया जैसे मैंने वहां लिखा, और m+1 के लिए आपका ये वाला निकल गया आ गया, मतलब इस तरीके से कि 7वीं और 8वीं, है ना, तो 7वीं के लिए m की वैल्यू 7 रखी जाएगी, 8वीं के लिए आपको 1 प्लस करना होगा, तो 7 + 1 यानी कि 8 हो जाएगा। तो एक इस तरीके से आपका ये आगे की तरफ जाएगा। चूंकि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या अथवा अदीप्त फ्रिंजों की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए आपको इसमें से इसको माइनस करना होगा, और जैसे आप इसको माइनस करेंगे बच्चों तो आप देखें इसको जब सोल्व करेंगे, इसके अंदर गुना करेंगे तो आपका जाएगा m लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी प्लस लेमडा डी अपॉन में डी, और ये माइनस करेंगे आप तो m लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा, और ये आप देख पाएंगे बच्चों यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आपका कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह का देखें आप यहाँ पे, ये जो आप देख पाएंगे यहाँ पे इस तरीके से आपको निकालना होगा यहाँ पर, है ना। तो ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये सारा फॉर्मूला आपका वही है कि दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई निकालनी है आपको, दो दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो उसको निकालने का तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इसको कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये किया गया है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, इसको अच्छे तरीके से करेंगे नोट। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे आपके सामने पहला सवाल आपके सामने आता है वाला, ये कहता है यंग के दिक सिल्ट प्रयोग में सिल्टों के बीच की जो दूरी है, सिल्टों के बीच की दूरी यानी कि S1 से लेकर S2, जिसको हम यहाँ पे बच्चों दूरी दिखाते हैं स्मॉल डी, 10 × 10⁻³ मीटर। सिल्ट तथा पर्दे के बीच की जो दूरी है उसको दिखाते हैं कैपिटल D से 3 मीटर है। फ्रिंज चौड़ाई यानी कि हम निकालते हैं W आपको दे रखा है 2.1 × 10⁻³ मीटर। प्रयोग में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, यानी कि आपको बताना है लेमडा कितना लगेगा इसमें। तो अब फॉर्मूला क्या लगा के चलेंगे बच्चों, W बराबर लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है, हमको निकालना लेमडा है तो W स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। ठीक है, W की वैल्यू
क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई दी है ना बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई तो हम W से दिखाते हैं ना। तो अब देखिए वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2.1 इंटू 10⁻⁻³ इंटू डी की वैल्यू अगर हम बात करें, स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻⁻³ अपॉन में कैपिटल डी को देखें तो 3 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएं तो नीचे एक 0 चला जाएगा, तो 3 सत्ते 21 चला जाएगा, यानी कि 7 चला जाएगा। तो 7 गुना देखें तो ये पावर पर जाएंगे आपके 3 दूनी 6 और 1 7, 10⁻⁻7 मीटर चला जाएगा। इसको बच्चों लिख सकते हैं 7000 गुना 10⁻⁻10 मीटर, और इसको जब हटाएंगे बच्चों तो आपका बन जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। चलिए बच्चों, ये वाला सवाल मैंने आपको बता दिया, पूरा डेरिवेशन आपका था जो हमने इसी चैप्टर में इसी लेक्चर में कंप्लीट किया है। इसको आप देखेंगे अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं बच्चों। जैसे इसमें क्या आता है बच्चों, ये कि यंग के दिक् रेखा चित्र प्रयोग में सिल्ट 0.2 मिलीमीटर की दूरी पर है ना। तो आपको बच्चों यहाँ पे दे दिया स्मॉल डी बराबर आपको दे दिया 0.2 मिलीमीटर। तो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 0.2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर चला जाएगा, ठीक। दूरी पर एक पर्दा है, पर्दा आपको दे रखा है, दूरी कितनी 2 मीटर की दूरी है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपको लेमड़ा दे दिया, कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदलें तो 6000 गुना बच्चों 10⁻⁻10 मीटर, और जब 10⁻⁻10 मीटर में से 3 पावर जाएंगे बच्चों तो कितनी बचेंगी, 6 गुना 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू को निकाल लेंगे। अब देखिए पूछा क्या गया है, आपसे पूछ रखा है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो हम बच्चों पहला पार्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि फ्रिंज की स्थिति निकालने के लिए m लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी लगाते हैं। चूंकि हमको निकालनी बच्चों कौन सी है, दूसरी दीप्त निकालनी है ना। तो दूसरी दीप्त फ्रिंज निकालने के लिए तो अब क्या 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 काम करेंगे बच्चों, दूसरी दीप्त फ्रिंज के लिए ऐसा समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, m बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, है ना। m बराबर 2 रखेंगे तो देखिए x2 यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे m लिख लेंगे, ठीक है। x2 बराबर यहाँ पे m की वैल्यू 2 और लेमड़ा की वैल्यू 6 गुना 10⁻⁻7 और d की वैल्यू 2, ठीक है। स्मॉल d की वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻3, पॉइंट से पॉइंट हट गया एक, यहाँ पे सॉरी पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो देखिए x2 बराबर कितना चला जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12, है ना। तो 12 गुना 3 पावर पर चली जाएंगी, प्लस हो जाएंगी 3 और 1 4, तो बचेंगे -3 मीटर, ठीक है। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से बच्चों आपका आंसर आ गया। आप यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं 12 गुना 10⁻⁻3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अगर यहां तक बात क्लियर हो जाती है बच्चों, तो अब आपको निकालना है दूसरी अदीप्त के लिए। तो जब आप दूसरी अदीप्त के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था बच्चों आपका, xm अदीप्त फ्रिंज के लिए xm m-1/2 इंटू में लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी। तो m बराबर क्या रखेंगे बच्चों 2, है ना। तो ये निकल कर आपका आ जाएगा अदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 - 1/2 इंटू, अगर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बच्चों, तो जैसे 2 की मैंने यहाँ गुना करी, अगर 2 की मैं गुना ना करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो पूरा मान आएगा बच्चों 6 गुना 3 आएगा। इसकी वैल्यू जो सॉल्व करके निकल कर आएगी तो उसकी वैल्यू में डाल रहा हूँ 6 गुना 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 2 में से 1/2 जाएंगे, बचेंगे आपके 3/2 गुना 6 गुना 10⁻3। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 3 दूनी सॉरी 2 से काटेंगे तो 3 बार काटेंगे, 2 3 6 और 3 3 9। तो x2 बराबर कितना जाएगा आपका 9 गुना 10⁻3 मीटर, या इसको चेंज करके लिख सकते हैं बच्चों 9 मिलीमीटर अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, धन्यवाद।